वेलकम बैक। वजाहत मसूद साहब, एक बात जो गालिबन हर चैनल पे हो रही है, मैं आपसे भी पूछना जरूरी समझता हूं कि मदरसों का और स्कूलों का नसाब यकसां क्यों नहीं हो सकता? क्या अमर माने? ये बहुत अब सिक्योर सा क्वेश्चन है। सवाल ये भी है कि किसको किसके बराबर लाना है। मेरा ये कहना है कि दोनों का निसाब एक करना मेरी नज़र में तो कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमारे मुल्क का वो बच्चा जो तालीम पा रहा है, भले वो मदरसे में पा रहा है या स्कूल में पा रहा है, उसे कम्पेटिटिव होना चाहिए विद इस टाइम्स, जो उसका पीयर ग्रुप है दुनिया में कहीं भी, ठीक, और उसे जिम्मेदार शहरी बनना चाहिए जो निसाब का एक मकसद होता है, ठीक है ना, और उसे आज की दुनिया में प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होना चाहिए। अगर ये निसाब हमारा स्कूल का करता है तो मदरसे को उसके बराबर ले, मदरसे वाला करता है स्कूल वाले को उसके बराबर ले जाइए। मैंने इसीलिए ये इब्हाम रखा था कि जो बेहतर है उसे कंटिन्यू कीजिए। और ये एक्सेप्शनलिज्म कौमों में नहीं चलता। ये नहीं हो सकता कि 50 लाख बच्चा तो हमारा स्कूल वाला निसाब पढ़ रहा हो और 10 लाख बच्चा उसके पैरेलल हम वो पैदा कर रहे हैं जो उससे बिल्कुल एक और दुनिया का है, जिसका इल्म हासिल करने का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जिसके यहाँ दलील ना हो, जिसके यहाँ इख्तिलाफ राय का एहतराम ना हो। 5 तरह के नसाब हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं। 5 तरह के ओनली इन पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये कि हम 5 ऐसे जहन मुल्क में बना रहे हैं जो आपस में जो है वो कंपैटिबल नहीं है, जो आपस में कोएग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये मैं आपसे अर्ज कर दूं कि एक बच्चा साइंस पढ़ रहा है और दूसरे बच्चे को ये सिखाया जा रहा है कि तुमने दूसरे की बात नहीं सुननी, तुमने दूसरों को अपने जैसा बनाना है। ऐसे तो मुआशरा नहीं चल सकता। और साइंस गुनाह भी है। और साइंस गुनाह है, टेलीविजन देखना गलत है, अखबार पढ़ना बुरा है, और जिसमें जो वक्त खेल में नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। और ऐसा नहीं कि मैं किसी तसब्बुब से काम ले रहा हूँ, हमारे सामने उससे निकल के आने वाला जहन मौजूद है। अगरचे मैं ये नहीं कहता कि हमारा यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का निसाब जो है वो बिल्कुल वो बहुत अच्छा है, उसमें नहीं वो भी बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ पोल्यूट हो चुका है, उसे भी रिफ्रेश करने की जरूरत है। आप क्या कहते हैं? मैं इसमें ये कहूँगा कि जी देखें, इसमें फैक्टर्स और भी बहुत हैं। फॉर एग्जांपल, जो बच्चा मदरसा जाता है वो अपनी खुशी से जाता है, किसी मजबूरी के तहत जाता है। ये वो बच्चे हैं, अभी कराची में पिछले दिनों आपने देखा कुछ औरतें, बच्ची छोटी छोटियाँ, मोमंद एजेंसी, किधर मोमंद एजेंसी, बाप माँ को पता ही नहीं था किधर हैं और कराची के घर से निकले थे। तो ये बच्चे वो होते हैं जिनको वालिदैन उनके सुबह का नाश्ता नहीं करा सकते, तो फाइनली जाके कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं। अब चलें, अगर ये माशरे में हालात हैं जिसकी वजह से गुर्बत हो या जो वजह भी है, सारी मिला के सब जानते हैं, मैं उसमें टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। बट बाकी जो ममलिकत का काम है कि हर चीज को रेगुलेट किया जाए, बिल्कुल से वो एस्पेक्ट मिसिंग है, जिसकी वजह से फिर ये देखें, इस रेगुलेशन से बाहर कोई नहीं हो सकता। एंड आई बिलीव नोबडी इज मोर पावरफुल देन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही। और अगर हर आदमी स्टेट को टेक ऑन करने लगे, और स्टेट कौन है? मैं और आप हैंडल करते हैं ना स्टेट को, ये इधर लगा हुआ है, ये उधर लगा हुआ, वो उधर। ऑल दोज पीपल हैव टू हैव अ स्पाइन। उनके बीच में रीढ़ की हड्डी नहीं है तो वो स्टेट के लिए खड़े नहीं होंगे। अब उनमें होगी रीढ़ की हड्डी। स्टेट इतनी मजबूत चीज है, एक ग्रुप नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100, 10, 200 ग्रुपों में कुछ किसी किस्म का भी ममलिकत से स्ट्रांग नहीं हो। ठीक कह रहे हैं आप, ममलिकत स्ट्रांग होगी तो ये मामलात रेगुलेट होंगे, रेगुलेट होना बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ दूसरा एस्पेक्ट भी खान साहब, उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि माशरे को भी एक रोल प्ले करना चाहिए। यानी यहां पर वही फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो सूरत हाल थी कि 90% लोग भूखों मर रहे थे और 10% के बारे में कहा जाता था बदहजमी से मर रहे हैं। वो ब्लोट हो चुके हैं, ओवरलोडेड हैं पैसे से। वो भी को अपना रोल प्ले करें, वो भी को अपने पैसे को शेयर करें। इससे बरकत होती है, इसमें पैसा बढ़ता है। इससे बेहतर नहीं है कि आप खुद अपने हाथ से दे दें, कुजाए कि कोई आके आपसे छीन ले। हालात उसी तरफ जा रहे हैं। इस वक्त ख्वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साद बशीर साहब, आप माहिर नफ्सियात हैं। एक बड़ा अहम फैक्टर, एक बड़ी अहम चीज, एक अहम नुक्ता हम उनसे डिस्कस करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन आपके सामने है, ये पोस्ट ट्रॉमा जो एक सिचुएशन है, वो फैमिलीज जो बहुत कुछ फेस करते रहे हैं पिछले कई घंटों से, लगातार सोग की कैफियत में है, अलम की, दुख की कैफियत में है, उनके लिए कुछ सजेस्ट करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके पीयर्स को क्या करना चाहिए, उनके दोस्त अहबाब को क्या करना चाहिए, और वो बच्चे
जिन्होंने खूबसूरत तरानों और नगमों के अंदर क्लैशनिकोव की तड़तड़ाहट सुनी हो, वो सारी उम्र कैसे इससे निजात हासिल कर सकते हैं? कोई इंतहाई इख्तिसार से काइंडली कुछ नुस्खा बताइए। आई थिंक आपने दो सवाल किए हैं। एक तो फैमिलीज का है जिन्होंने अपने बच्चे गंवा दिए। बेसिकली इस किस्म के लॉस के बाद हम 4 स्टेजेस से गुजरते हैं। पहली डिनाइल की स्टेज होती है जिसमें हम समझते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बच्चा भी आ जाएगा, वो गलत फहमी हो गई है। उसके बाद एक स्टेज एंगर की आती है जिसमें आपको गुस्सा आता है कि हमारा बच्चा, उसके साथ क्यों इस किस्म का हादसा हुआ, इसमें किसी को ब्लेम करने की एक रुझान होता है। और उसके बाद डिप्रेशन की स्टेज आती है जहाँ पे आपको लॉस और ग्रीफ और शदीद कर्ब से गुजरना पड़ता है। और फिर आखिर में एक्सेप्टेंस की स्टेज आती है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं जिसमें से हम गुजरते हैं जब इस किस्म का लॉस होता है। ये तो वो स्टेजेस हैं जो फैमिलीज गुजरेंगी और हमें फैसिलिटेट करना होगा कि वो एक्सेप्टेंस की स्टेज में जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा है, वरना फिर डिप्रेशन और एंगर और डिनायल बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता है। बाकी रहा जो बच्चे हैं उनको बेसिकली स्ट्रेस डिसऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता है और वो भी काफ़ी तकलीफ दे होता है। उसमें शदीद एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, आप किसी पे एतमाद नहीं करते, आपको फ्लैशबैक्स होते हैं उस इंसिडेंट के जिससे आप गुजरे हैं, वो बार बार सोचें आती हैं, रात को नींद नहीं आती, आपको डरावने ख्वाब आते हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते और आप हर उस सिचुएशन को अवॉइड करते हैं जिसका किसी तरह उस हादसे के साथ ताल्लुक होता है। ऐसे बच्चों के साथ बेसिकली हमें एनकरेज करना है कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करें और हम उनको वैलिडेट करें। आप जितना बच्चे को सुकून देंगे, रीअश्योर करेंगे, उसको असिस्ट करेंगे कि वो अपनी फीलिंग शेयर करे, उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तकरीबन 50% बच्चे या लोग जो इस किस्म के ट्रॉमे से गुजरते हैं वो साल के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बाकी जो हैं उनके असरात बड़ी दूर तक रहते हैं और उसको फिर हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साद बशीर साहब, बड़ी कीमती बातें आपने इनायत की हैं। मेरी दुआ है कि इस फैमिलीज जो हैं, जो गिरदो नवा में लोग हैं, वो बाकायदा वो नर्सिंग करें और वो रोल प्ले करें जो कि एक जख्मी की निगहदाश्त करने के लिए करते हैं। ख्वातीनो हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख्वातीनो हज़रात, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 2-4 गेस्ट्स ऐसे हैं जो कमेंट करना चाह रहे हैं। सर, इससे पहले कि ये भी कमेंट करें, हमारे साथी दोस्त हैं, मैं भी ये कमेंट करना चाहता हूं। जी, अली मीर साहब, हमारे शो की बड़ी अहम शख्सियत, आप कमेंट करना चाहते हैं? जी अली। सर, मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जो कॉन्फिडेंस शेक हुआ है माओं का, जो अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हुए डर रही हैं, घबरा रही हैं, मोराल डाउन हो गया है। इतने ऐसे हालात में आप बच्चों को, लोगों को एक कैंपेन चला रहे थे कि एजुकेशन, इनको अवेयर करने के लिए। अब आप क्या समझते हैं कि मीडिया को क्या रोल प्ले करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? मीडिया को जाहिर है यही रोल प्ले करना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए कि मुश्किल वक्त हमेशा कौमों पर आते हैं और इससे कई गुना ज्यादा मुश्किल वक्त भी आते हैं। ये सानहा बड़ा अजीबोगरीब है। ये सानहा, ख्वातीनो हज़रात, अपनी ग्रेविटी के हवाले से अगर देखा जाए तो ये किसी तरह भी दूसरी जंग अजीम से कम नहीं है। कत्लेआम हमने बड़े सुने हैं, मर्दों को, औरतों को कत्ल किया जाता है, ताख्तो ताराज होते हमने मुमलकतें देखी हैं, लेकिन बच्चों को, उन फूलों और कलियों को इस तरह नहीं मसला जाता। ये एक्ट जो है ना, इसके लिए कोई एडजेक्टिव मौजूद ही नहीं है। और तो इससे इंशाअल्लाह ताला स्ट्रेंथन होंगे हम, और बजाय इसके कि हम इसमें दुखी होकर बैठ जाएं। क्यों जनाब, आप क्या कहते हैं? पेसिमिज्म और मायूसी कोई ऑप्शन नहीं है। कौमें जो है वो मायूसी पे नहीं चला करती। हमें जिंदा भी रहना है और इस कौम को इससे उठना है। इससे इंटेंसिटी बहुत है, बल्कि इसको हमें अपनी कुव्वत बना लेना चाहिए। अपनी कुव्वत बनाना, हमें इससे अपनी कुव्वत बनाना चाहिए। हमें अपने लोगों के गमो गुस्से को जिंदा रखना चाहिए। मसूद शरीफ साहब बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। क्यों सर, आप क्या कहते हैं?
نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں 12-13 سال سے اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جو پاکستان کی عوام ہے نا وہ یہ بیٹل آلریڈی جیت چکی ہوئی ہے. جی 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 آئی ایگری. یہ سارے نقصان کے باوجود دیکھیں آج آپ کے 12 سال میں جدھر بھی اس لاہور میں کتنے کچھ حادثے ہوئے, وہی لاہور ہے, شہر چل رہا ہے. اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں ساری چیزوں سے تو آج آپ کی ساری سیوک لائف ڈسرپٹ ہوتی. رات کو آپ کو گاڑی نہیں نظر آتی, سب ڈر کے مارے گھروں میں گھسے ہوتے. آئی تھنک یہ ایٹ دی اینڈ اسٹیجز آف دس ہول تھنگ, اور میں اس میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ دس بیٹل از آلموسٹ اوور, اور پاکستان there is no option but for Pakistan to win it, and Pakistan has more or less won it. Absolutely. اور یہی علی میر صاحب, یہی دلیل صبح روشن ہے کہ یہ ملک چل رہا ہے تمام تر مصائب کو برداشت کرنے کے باوجود. اتنا کچھ ہونا یورپ کا کوئی ملک مجھے بتا دیں جس نے اس کا 1 دہائی بھی برداشت کیا ہو اور وہ اسی طرح چل رہا ہو. تو یہ ٹنل کے آخر میں روشنی کی کرن نظر آ رہی. آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ایک صاحب, یہ برطانیہ سے تشریف لائے ہیں اور قانونی حوالے سے. جی سر, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. شکریہ صاحب. میرا نام شعیب گل ہے جی, میں گلاسگو یو کے سے آیا ہوں اور میرا تعلق امیگریشن ڈپارٹمنٹ سے ہے. جی ذرا اونچی بولیے, مجھے آواز نہیں آ رہی. جی میرا نام شعیب گل ہے, میں امیگریشن ڈپارٹمنٹ گلاسگو یو کے سے آیا ہوں اور میرا یہ آفیشیل پلس بزنس ٹور تھا. ابھی جو سانحہ پیش آیا نا, میں اس چیز سے آغاز کروں گا کہ جیسے ماشاءاللہ آپٹیمسٹک اپروچ سب, اگر ہو سکے تو ہینڈ مائک میں بولیے کیونکہ آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی. یہ ہینڈ مائک ہے نا, تھینک یو, اس میں بولیے. اچھا جی شکریہ جی. ابھی جس طرح ہماری پوری قوم, میں ابھی تقریباً 1 ہفتے میں پورے اسلام آباد, کراچی, لاہور ٹریول کیا میں نے, اور اس میں نہ صرف یہاں پر بلکہ پاکستانی جہاں جہاں پر ہیں وہ اس وقت ایک قوم بن کے جس طرح کھڑے ہو گئے ہیں, ایک دیوار بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. کل گلاسگو میں ہم پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے, میرے کولیگ سارے دوست وہاں پر اسی کے بارے میں ایک غائبانہ نماز جنازہ پلس دعا بھی کریں گے. مطلب یکجہتی ہے, عوام میں ہماری ٹیلنٹ بھی ہے. ایک تو یہ چیز میں مینشن کرنا چاہوں گا, صرف ہمارے پاس جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے میرا خیال ہے میڈیا کو یہ بھی میں چاہوں گا, ریکویسٹ کروں گا آپ سے, خاص طور پہ آپ سے, کہ آپ ان تک پیغام پہنچائیں. سر اس میں ایک گائیڈ لائن یہ بھی دیجیے گا کہ یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے. جیسے مشرف نے جب زلزلہ آیا تھا مظفر آباد میں تو انہوں نے کہا تھا کہ اس ڈیزاسٹر کو ہمیں اپرچونٹی میں بدلنا ہے. بالکل. تو ایسے میں بھی کچھ گائیڈ لائنز گورنمنٹ کو اس وقت جب سارے ایک ہیں, 10-15 دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس ڈیزاسٹر کو اپرچونٹی میں بدلنے کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, بڑے پند و نسائے ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ فضل آؤٹ ہوتی چلی جاتی ہے یہ بات. اور یہ بھی ہماری ہسٹری ہے, ہماری یاداشت چونکہ انتہائی محدود ہے, کچھ دیر بعد یہ سانحہ بھی بھول جاتے ہیں. لیکن یہ بات جاننے کی اور یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سانحہ وہ سانحہ نہیں ہے جو بھولا جائے. اگر آپ آج اس کو بھی بھول گئے تو پھر آپ کے پاس سروائیول کا جواز نہیں ہے, کوئی رائٹ نہیں ہے. جی سر, آپ یہ جو بات کی ہے نا کہ اپرچونٹی اور لیڈرشپ کی بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سے جون سی بھی لیڈرشپ اپرچونٹی کو کنورٹ نہیں کرے گی فائدے میں, نیشنل انٹرسٹ میں, وہ جو ڈائنامکس میں کہہ رہا تھا نا, دے ول وائپ اوے دیٹ لیڈرشپ. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے, پریزنٹ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کرے, خدا کرے کہ اپرچونٹی ہے اس کو نہیں یوز کریں گے, it'll go negative for them. یعنی انتہائی عمدہ موقع نواز شریف کے ہاتھ میں بالکل ہے, لیکن اب ونسٹن چرچل جیسی آریٹری چاہیے اور صلاح الدین ایوبی جیسا جگرا چاہیے. اب یہ دونوں چیزیں یکجا کیسے ہوتی ہیں؟ جی ماسٹر جی کچھ فرما رہے ہیں. صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی نظر میں اس وقت نیشنل وے فارورڈ کیا ہے کہ اس کرسپی سا جو ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اب پوری قوم جو ہے وہ کیا کرے, کس حوالے سے ہم آگے بڑھیں. ماسٹر جی ہم نے کل بھی اسی پہ گفتگو کرنی ہے, پرسوں بھی, ترسوں بھی, یہ 3-4 دن, چونکہ ہمارے پاس انتہائی محدود ٹائم ہے. بس صرف یہ کہ کل اس پہ ڈیٹیلڈ ہم گفتگو کر سکتے ہیں. انتہائی اختصار سے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایسی لیڈرشپ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, جس کے اندر ول بھی ہو, کنوکشن بھی ہو, جو کچھ کرنے پر تلی ہو, ایسی لیڈرشپ نہ ہو جسے آ کر اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہو, جسے اپنی مصلحتیں بھی دیکھنی ہو, جسے اپنے دنیا داری بھی دیکھنی ہو. ایسا لیڈر جو یہ سوچ کے آئے کہ میں نے وہ بیڑا ہی وہی اٹھائے جس نے یہ سوچ رکھا ہو کہ میں گھر نہیں جاؤں گا جب تک ڈیلیور نہیں کروں گا. ادروائز یہ بڑا مشکل ہے. سر آخری 30 سیکنڈز میں, بلکہ 20 سیکنڈ سے بھی کم, میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے فاٹا اور یہ سارے علاقے ایسے چھوڑے ہوئے جیسے یہ مریخ میں,
یہ بھی پارٹ آف پاکستان. غلط ہے. ایک ہاسپٹل ایسا نہیں ہے, انسانوں کو تو چھوڑیں, بہت برا حال ہے. ڈیولپمنٹ ول ہیو ٹو بی این ایسینشیل. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. خواتین و حضرات, میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک گفتگو جو میں نے ٹی وی پر دیکھی سنی ایک باپ کی, وہ دل دہل گیا سن کے, اور وہ بات ان کی یہ تھی کہ میرا بچہ شہید ہو گیا ہے لیکن ایک آنسو بھی میری آنکھ سے نہیں گرا, کیونکہ اب مجھے بہت جلدی ہے کہ میں جنت میں جا کر اپنے بچے سے ملنا چاہتا ہوں. مجھے چلتے چلتے محسن نقوی کا شعر یاد آ رہا ہے, مرحوم, وہ بھی انہی حالات کا شکار ہوئے کہ بچھڑتے وقت سے اب تک میں یوں نہیں رویا, بچھڑتے وقت سے اب تک میں یوں نہیں رویا, وہ کہہ گیا تھا یہی وقت امتحان کا ہے. خواتین و حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. ناصر.